Hello and welcome back to the course of Power Engineering and Refrigeration for 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This video is on chapter number 3, air compressor, and our today's topic for this video lecture is टेस्टिंग ऑफ compressor. और जब हम लोग टेस्टिंग ऑफ compressor की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आएंगे जो है compressor टर्मिनोलॉजी, compressor से स्पेसिफिकेशन से compressor को कैसे स्पेसिफाई किया जा सकता है उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, और दूसरी जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ अ कॉम्प्रेसर। तो कॉम्प्रेसर के परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लर्निंग आउटकम क्या है इस वीडियो लेक्चर के। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू नंबर 1 डिफाइन डिफरेंट कॉम्प्रेसर टर्मिनोलॉजी। तो कॉम्प्रेसर की टर्मिनोलॉजी क्या होता है, यानी अगर आप मार्केट में जा रहे हो किसी कॉम्प्रेसर को खरीदने के लिए या आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए कॉम्प्रेसर को सिलेक्ट अगर कर रहे हो तो किस टर्मिनोलॉजी को यूज करोगे आप, आपका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आपको कौन सी कैपेसिटी का कंप्रेसर चाहिए, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। तो वही टर्मिनोलॉजी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है कि किसी भी कंप्रेसर का परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कंप्रेसर का परफॉर्मेंस जो कैलकुलेट करना है तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, कंप्रेसर की एफिशिएंसी, इंडिकेटेड पावर क्या होगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, वो सब हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले पीओ और पीएसओ मैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो आप क्या क्या पढ़ने वाले हो इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज आपका बढ़ने वाला है कि कंप्रेसर से रिलेटेड उसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं वो हमको पता चलेगा। सो दैट्स व्हाई बेसिक नॉलेज हम लोगों ने यहाँ पे मैप किया है पीओ 1 को। उसके बाद होता है डिसिप्लिन नॉलेज। डिसिप्लिन नॉलेज क्यों, क्योंकि ये जो भी टॉपिक है कॉम्प्रेशन से रिलेटेड, इट इज दी कोर टॉपिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो दैट्स व्हाई डिसिप्लिन नॉलेज भी आपका एनहांस होने वाला है। तो इसीलिए पीओ 2 को हम लोगों ने मैप किया है। PO3 इज एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटेशन तो हमको आगे करना ही है इस कंप्रेसर के ऊपर, टेस्टिंग आपको करनी है, पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। तो इसीलिए PO3 भी हम लोगों ने मैप किया। उसके बाद इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो अगर आप कंप्रेसर को यूज कर रहे हो तो इट इज अ इक्विपमेंट, और उसका परफॉर्मेंस अगर आपको मैप करना है तो आपको कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स वाई पीओ 4 भी हम लोगों ने मैप किया। उसके बाद हमने मैप किया पीओ 8, दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। और इंडिविजुअल एंड टीम वर्क को क्यों मैप किया है, क्योंकि इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होगा कि आपको इंडिविजुअली न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, किसी भी कंप्रेसर का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है, आपको एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो टीम में करना है। तो इसीलिए पीओ 8 मैप किया हुआ है। उसके बाद आपको जो पढ़ा आपने वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए किसी को भी। तो दैट्स व्हाई पीओ 9 मैप किया है, बिकॉज इट इज गोइंग टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल। सो दैट्स व्हाई पीओ 9। उसके बाद होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो चीज हम पढ़ने वाले हैं इट इज यूजफुल थ्रू आउट एज योर करियर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। सो दैट्स व्हाई पीओ 10 मैप किया। उसके बाद PSO2 और PSO3 मैप किया है हम लोगों ने। PSO2 में क्या होगा, PSO2 में आता है कि डिफरेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो इसीलिए PSO2 और PSO3 भी हम लोगों ने मैप किया हुआ है। Our next topic is compressor terminology. In this slide, we are going to learn about the terminology we used in compressor. So whenever you are selecting a compressor
फॉर एनी पर्पज। तो जब भी हम लोग कंप्रेसर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं कंप्रेसर को सिलेक्ट करने के या किसी कंप्रेसर को डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम लोग कंप्रेसर टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन के लिए इट में बी एयर कंडीशनर, सॉरी एयर कंप्रेसर फॉर any purpose, for industrial purpose, or any other equipment like RAC equipment, air refrigerator, or any other equipment. So you need to find out the what are the basic parameters. So in that case, these terminology are very useful. So देखते हैं सबसे पहले इनलेट प्रेशर। सो इनलेट प्रेशर क्या होता है? इट इज द बेसिक एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द इनलेट ऑफ अ कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का इनलेट प्रेशर कितना है? तो जो भी कंप्रेसर आप यूज कर रहे हो उसकी क्या कैपेसिटी है कि इनलेट प्रेशर कितना वो हैंडल कर सकता है, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज नोन एज इनलेट प्रेशर। सो इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। सो दैट थिंग इज नोन एज इनलेट प्रेशर। अब आप सोच रहे होंगे कि इनलेट एयर कंप्रेसर में तो इनलेट प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बट when we are using a compressor for vapor compressing यानी एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर में यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो इनलेट प्रेशर रहता है वो एक जैसा नहीं होता, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। साथ ही साथ जो मल्टी स्टेज कंप्रेसर होते हैं वहां पर भी ये जो टेम्परेचर है, जो सॉरी प्रेशर है, इनलेट प्रेशर, वो चेंज होते रहता है। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर यानी क्या होगा? इट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द आउटलेट ऑफ अ कंप्रेसर। तो कंप्रेसर कितना प्रेशर डिस्चार्ज कर रहा है, यानी आपको जो आउटपुट मिल रहा है एयर का या वेपर का वो कंप्रेस्ड होके कितने प्रेशर पे मिल रहा है, यानी आउटपुट प्रेशर आपको कितना मिल रहा है, दैट थिंग इज नोन एज डिस्चार्ज प्रेशर। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इनलेट प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर। इन्हीं दोनों प्रेशर के बेस पे एक तीसरा पैरामीटर डिपेंड करता है एंड दैट इज नोन एज कॉम्प्रेशन रेशो। कॉम्प्रेशन रेशो का दूसरा नाम है प्रेशर रेशो। तो प्रेशर रेशो क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर। तो यहां से हमें कॉम्प्रेशन रेशो मिलता है कि आप कितना जो कॉम्प्रे एयर है उसको कॉम्प्रेस कर रहे हो, कितना परसेंट उसका प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर whenever we are going to buy a compressor. So these three are the main compressor terminology. Next is compressor capacity. This is also a important one. Compressor capacity क्या होगा? It is the volume of air delivered by the compressor and is expressed in meter cube per minute base और मीटर क्यूब पर सेकेंड बेस। सो कंप्रेसर की कैपेसिटी कितनी है कि जो कंप्रेसर आप यूज कर रहे हो वो कितना जो फ्लो रेट है, उसका वॉल्यूम ऑफ एयर कितने डिलीवर कर रहा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि जब आप कंप्रेसर सिलेक्ट कर रहे हो किसी भी एप्लीकेशन के लिए तो उसको चलाने के लिए कितनी कंप्रेस्ड एयर की जरूरत पड़ेगी, ये डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट के लिए डिफरेंट वैल्यू होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वर्कशॉप में न्यूमेटिक टूल्स चला रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी, लेकिन अगर वही आप बड़ा टूल अगर चला रहे हो तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होंगी एयर की दैट विल बी डिफरेंट। तो जिस जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी एयर हमको पर मिनट या पर सेकेंड के बेसिस पे चाहिए, उस हिसाब से हम लोग कंप्रेसर की कैपेसिटी को चेक करते हैं एंड देन वी बाय दैट पर्टिकुलर compressor. So compressor capacity plays a very important role in selection of compressor. तो ये कौन सी टर्म में होगा? या तो मीटर क्यूब पर मिनट में या मीटर क्यूब पर सेकेंड में। कहीं कहीं पे इसको लीटर पर मिनट में भी बोल सकते हैं क्योंकि लीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज फ्री एयर डिलीवरी, FAD। तो फ्री एयर डिलीवरी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज द एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस्ड टू द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। The capacity of compressor is generally given in terms of free air delivery. So कोई भी compressor कितनी एयर डिलीवर कर रहा है
जब वो यूज हो रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड पे और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, यानी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर आप बात कर रहे हो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका कंप्रेसर कितनी एयर डिलीवर कर रहा है, दैट थिंग इज नोन एज फ्री एयर डिलीवरी। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कंप्रेसर जिस भी साइज का बनता है, इट इज बेसिकली नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सप्लाई दैट सेम अमाउंट ऑफ एयर। हमेशा उससे जो एयर होगी वो कम ही आएगी, और जो एक्चुअल एयर डिलीवरी होती है, जो कंप्रेसर ने एक्चुअल एयर डिलीवर की है, दैट एयर कैपेसिटी इज नोन एज फ्री एयर डिलीवरी। क्लियर है? तो ये पॉइंट को अगर और समझना है तो हमको आगे वाला डेफिनेशन देखना पड़ेगा, तो हम ये एफएडी को इजीली समझ सकते हैं। तो इजीली क्या दिखती है, अगला जो है वो है स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम मैंने क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक। अब एक कंप्रेसर है, वो मैक्सिमम कितनी एयर सक कर सकता है, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी पिस्टन कितना सिलेंडर में मूव हो रहा है, दिस स्वेप्ट वॉल्यूम। ये हमने इंजन में भी ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा कि पिस्टन का जो स्ट्रोक है, वो पिस्टन का मोमेंट कितना है, और उस जितना मोमेंट होगा उतना ही उसका जो वॉल्यूम रहेगा, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी सक्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर। तो दैट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी आप अगर पिस्टन का जो मोमेंट है पीडीसी से बीडीसी तक आएगा, और उस पिस्टन का अगर डायमीटर आपको पता है, सिलेंडर का डायमीटर आपको पता है, तो यू कैन कैलकुलेट दिस स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम अगर एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दी how much is the capacity of that particular compressor। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, vs will be equals to pi by 4 d square l। तो pi by 4 d square क्या है, एरिया, और उसको अगर आपने l से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। यहाँ पे d सिलेंडर का बोर डायमीटर है और l इज दी लेंथ ऑफ स्ट्रोक। सो देखिए, हमेशा याद रखिए ये दोनों चीजें हम कंपेयर कर सकते हैं, स्विफ्ट वॉल्यूम और फ्री एयर डिलीवरी। स्विफ्ट वॉल्यूम क्या है, ये एक्चुअल कैपेसिटी है कि कितनी एयर, ये जो अगर वीएस आपको मिल रहा है, तो इट इज द कैपेसिटी कि मैक्सिमम कितनी एयर इंजन सिलेंडर के अंदर सक कर सकते हैं। सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर सक। और सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एट हायर प्रेशर कैन बी डिलीवर्ड। तो अगर आपका कंप्रेसर जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी एयर सक कर सकता है, इसका मतलब आपके कंप्रेसर की एफिशिएंसी यानी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बराबर है। लेकिन अगर उससे कम करता है, तो दैट इन दैट केस उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक टर्म आगे पढ़ने वाले हैं। सो याद रखिए ये भी 3 कंप्रेसर की टर्मिनोलॉजी है। ऑपरेशन रेशो क्या है कि आपका फाइनल आउटपुट दिखाता है। उसके बाद जो टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रही थी, जैसे हमने पढ़ा कि फ्री एयर डिलीवरी क्या है, स्विफ्ट वॉल्यूम क्या है, तो उसी के बेस पे हम लोग कंप्रेसर का परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर डिलीवरी पर स्ट्रोक टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन। तो यानी क्या हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कि आपका इंजन सिलेंडर में हम लोग कितनी एयर सक कर सकते हैं और वो कितनी सक कर रहा है। ये दोनों अलग अलग चीज होती है। आप देखिए, अगर आप किसी सीरिंज से यानी इंजेक्शन होता है, अगर आप उसको यूज करते हैं, आपने कभी खेल खेल में यूज किया होगा, तो वो यूज करके देखिए कि जब आप उसको पूरी तरह से बंद रखते हैं और जब आप उसको खींचते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो अंदर आता है। ओके, तो जो सीरीज में जब वो लिक्विड अंदर आता है, उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके पिस्टन को कितने स्पीड से ऊपर खींच रहे हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा स्पीड से खींच लिया उसको, तो क्या होता है, पूरा जो सिलेंडर है, जो इंजेक्शन है, वो लिक्विड से फिलअप नहीं होता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसको खींचेंगे, तो पूरी तरह से वो जो आपका सिलेंडर है, वो जो इंजेक्शन है, वो पूरी तरह से भरता है। तो ये क्या है, वो इंजेक्शन की जो कैपेसिटी है 5 ml का होगा या 10 ml का होगा, दैट विल बी इट्स
वॉल्यूम वो क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा, पर उसके अंदर कितना लिक्विड आया, जितना लिक्विड अंदर आया है उतना ही डिलीवर होगा, उतना ही बाहर आप निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी दी फ्री एयर डिलीवरी। सो उस केस में यहाँ पर वैसा होता है। और ये किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे हम, पर स्ट्रोक के बेसिस में। तो किसी भी कंप्रेसर की स्पीड इस हिसाब से डिसाइड करनी पड़ती है हमको कि आपका जो सिलेंडर है वो पूरी तरह से एयर से फिलअप होना चाहिए। बट टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको 100% फिलअप करो, पर अगर 90% भी भर रहा है तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी आएगी। सो ये होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कंप्रेसर की दो लेवल पे होती है, एक क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर करते हैं या फिर क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करते हैं। तो फाइनली फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर डिलीवरी पर स्ट्रोक एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्वेप्ट पर स्ट्रोक। सो आपने कितनी एयर डिलीवर की और कितनी आपने अंदर में एब्जॉर्ब की थी, या आप कितनी मैक्सिमम कर सकते हो, दैट थिंग इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो इससे आपके जो कंप्रेसर है उसका परफॉर्मेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ ये जो फैक्टर है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो किस चीजों पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले डिपेंड करता है क्लियरेंस वॉल्यूम पे। तो हमको क्या करना है, क्लियरेंस वॉल्यूम जितना हो सके उतना कम रखना है। क्लियरेंस वॉल्यूम जितना कम रहेगा उतनी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड पैसेज एंड लीकेजेस एट इनलेट वॉल। तो इनलेट वॉल में अगर लीकेज है, जो आपका एयर फिल्टर है अगर वो क्लॉग्ड हो गया, वो पूरी तरह से अगर ब्लॉक है, तो उस केस में भी क्या होगा, बराबर एयर अंदर आएगी नहीं, और बराबर एयर अंदर अगर नहीं आएगी तो कंप्रेस भी एयर नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई योर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल रिड्यूस। देन पिस्टन रिंग लीकेज, अगर आपकी पिस्टन रिंग लीकेज है, पिस्टन रिंग खराब है, तो क्या होगा, जो वॉल्यूम है, जो एयर है, वो पिस्टन को क्रॉस करके नीचे चली जाएगी। एंड आखिरी होता है हाई स्पीड। अगर आप हाई स्पीड पे कंप्रेसर को चला रहे हो, जैसा मैंने बोला था इंजेक्शन वाला एग्जांपल, तो उसमें भी ये चीजें हो सकती है कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका कंप्रेसर है, वो अगर हाई स्पीड पे चल रहा है तो इंजन में इस जो सिलेंडर है उसमें एयर पूरी तरह से भरेगी नहीं। सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑन विच a volumetric efficiency of compressor depends. Then our next parameter for compressor performance is isothermal efficiency. It is also called as compressor efficiency. तो किसी भी compressor की efficiency कैसे calculate करते हैं? So basically it is the ratio of work or power required to compress the air isothermally to the actual work required to compress the air for the same pressure ratio. So क्या होता है, अगर आइसोथर्मल एफिशिएंसी, और इसको आइसोथर्मल एफिशिएंसी क्यों बोलते हैं, तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर आप किसी कंप्रेसर की कंप्रेशन प्रोसेस कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है जो हमने पढ़ा था। एक होती है आइसोथर्मल, दूसरी होती है एडियाबैटिक, और तीसरी होती है पॉलीट्रॉपिक। एक्चुअल प्रोसेस जो होती है वो पॉलीट्रॉपिक के आसपास की होती है, यानी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है। तो आइडियली मैक्स मिनिमम जो वर्क डन लगने वाला है वो कौन सा है, आइसोथर्मल। सो बेसिकली कंप्रेस करने के लिए आइसोथर्मल जो पावर होगा, आइसोथर्मल वर्क या पावर रिक्वायर्ड कंप्रेस करने के लिए, दैट विल बी आइडियल वन। और उससे अगर आप कंपेयर किसी कंप्रेसर की इसको करोगे तो दैट विल बी एक्चुअल वर्क एंड इट विल बी ऑलवेज मोर देन द वर्क डन रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल में जितना वर्क डन लगता है, एक्चुअल में वर्क डन उससे ज्यादा ही लगेगा। तो इसीलिए उसी को रेफरेंस, आइसोथर्मल वर्क डन को रेफरेंस लेकर हम लोग आइसोथर्मल एफिशिएंसी या कंप्रेसर एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला क्या हो गया है, आइसोथर्मल वर्क डन डिवाइड बाय इंडिकेटेड वर्क डन और द एक्चुअल वर्क डन। तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हो तो आप कंप्रेसर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वन
is indicated power or the power required to run the compressor. तो compressor को लगने वाला पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पॉलीट्रॉपिक वर्क डन एंड स्पीड ऑफ compressor टू दी 60 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसको वैट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इंडिकेटेड पावर क्या होगा? वर्क डन रिक्वायर्ड डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ स्पीड, यानी कंप्रेसर की स्पीड आरपीएम में कितनी है उससे अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो आरपीएम में अगर अपनी वैल्यू डाली है तो उसको 60 से डिवाइड करनी है ताकि वो वैट में कन्वर्ट हो जाए. सो दैट थिंग इज फाइनली नोन एज इंडिकेटेड वर्क डन टू रन द compressor. Clear? So these are the factors which are useful to calculate the performance of a compressor. Then the last one is the mechanical efficiency. अब मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेसिकली क्या है कि जब आप कंप्रेसर को चला रहे हो तो वी आर सप्लाइंग दी वर्क. तो आपने कितना वर्क सप्लाई किया और उसमें से कितना वर्क कन्वर्ट हुआ है वर्क डन में, यानी आपने एक्चुअल काम क्या किया. एक्चुअल काम क्या हो रहा है? एयर कंप्रेस्ड हो रही है, सो दैट इज द एक्चुअल वर्क. और सप्लाई क्या कर रहे हो? आप इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहे हो मोटर के रूप में या फिर इंजन से आप कंप्रेसर को चला सकते हो. सो कितना आपने पावर सप्लाई किया और कितना उसका यूजफुल वर्क में कन्वर्जन हुआ, यानी कंप्रेशन करने के काम में आया. दैट थिंग इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी. So indicated power is also known as air power. It is the power obtained from the actual indicator diagram taken during a test on compressor. Indicated power अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था. तो ये इंडिकेटेड पावर को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? शाफ्ट पावर से. तो इंडिकेटेड पावर इज डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर, यानी वॉट एवर द पावर इज सप्लाइड टू द compressor. Indicated power क्या है? It is the power which is used to run the compressor, and shaft power is the power supplied by the electric motor or any other power source. तो इन दोनों का जो रेशो होगा उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा मैकेनिकल एफिशिएंसी. तो इस तरह से हम इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं. तो वीडियो लेक्चर खत्म करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. तो हमने सबसे पहले देखा कि कंप्रेसर टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा है कि कंप्रेसर को किस तरह से स्पेसिफाई किया जा सकता है. तो वो जो फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंप्रेसर टर्मिनोलॉजी. तो अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम में पूछी जाए तो यू शुड बी एबल टू डिफाइन द गिवन terminology. It may be any type of terminology जैसे इनलेट प्रेशर, आउटलेट प्रेशर या डिस्चार्ज प्रेशर या फिर कंप्रेशन रेशो या एफएडी जो हम लोगों ने पढ़ा है. उसके बाद यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर. तो कंप्रेसर की एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर पाएंगे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इंडिकेटेड एफिशिएंसी और तीसरी हमने पढ़ी थी मैकेनिकल एफिशिएंसी. तो इस वीडियो लेक्चर को देखकर ये आपको आना चाहिए कि आप एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. In the end, let's discuss about the PO and PSO mapping. तो क्या होगा? सबसे पहले PO1 नॉलेज हमारा एनहांस हुआ है, बेसिक नॉलेज हमारा यहाँ पे एनहांस हुआ. दूसरा डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो नॉलेज है वो एनहांस हुआ है. तो इसीलिए PO2 मैप किया हम लोगों ने. उसके बाद आता है PO3 दैट इज एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, जो आपका यहाँ पर बढ़ा. तो जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, पहले फार्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए. तो इसीलिए आपको PO3 मैप हो रहा है. उसके बाद PO4 हम लोगों ने मैप किया इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट. सो उसके बारे में हमने पढ़ा है इक्विपमेंट के बारे में, तो इसीलिए PO4 मैप किया है. उसके बाद आपने मैप किया PO8 दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. तो इंडिविजुअल कैसे काम करना है, टीम वर्क में कैसे काम करते हैं, वो आपका नॉलेज बढ़ता है. उसके बाद ये जो चीजें हमने पढ़ी है वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. सो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन नॉलेज जो स्किल है आपकी वो भी एनहांस होती है. तो इसीलिए PO9 हम लोगों ने मैप किया. देन वी हैव मैप PO10 दैट इज
लाइफ लॉन्ग लर्निंग। साथ ही साथ हम लोगों ने PSO2 और PSO3 भी मैप किया था, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट भी यहाँ पे इससे रिलेटेड नॉलेज भी हमारा एनहांस हुआ है। So this is the PO and PSO mapping for this video lecture. तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रोटरी कंप्रेसर्स के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं और उनकी वर्किंग किस तरह से होती है। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।